अच्छा, इसको लगा ही नहीं अभी। तो काट लेगा ना वो। क्या? हाँ हाँ। ये पढ़ी देखी तो नहीं, लेकिन हो ही जाएगा ना। अब हम सब में लगा रहे तो इसमें भी लगा रहे हैं। वैसे तो ये तो बहुत बड़ा बड़ा है। मतलब ना लगा है। ऐसे ऐसे मत करना, हाँ जरूरत पड़े तो फैल लेना बगल हाँ, वो में, तो रखा ही है। सीधा कर लेना ये इसको। इसमें क्या बोलना है शुरू में? नादरंग पत्रिका, हाँ, नादरंग जिसके वो आलोक पराड़कर है। संपादक। ठीक है। काशी के किशन कन्हैया। ठीक है, शुरू करें। हाँ, ये किशन कन्हैया वाला है। हाँ, हाँ कहाँ केवन, हाँ हाँ केवन के2 2 ही पेज है। जी, ये देखिए हो कितना, देख चुके हैं। बस इतना ही सा। छोटा है, हाँ ठीक है। करो फिर मैं बातचीत में देखते कितना हम्म लंबा जाता है। अच्छा, एक टाइमिंग देख ले क्योंकि बहुत छोटा है। 8:30। हाँ ठीक, हाँ, आराम से पढ़ो। ये ऐसे रहेगा बटन वाला। हाँ चलिए, लगा दे इसको भी। आपको दिक्कत होगी ना। ठीक है, छोड़ दीजिए। कोई नहीं, छोड़ हाँ, दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, कैजुअल होना चाहिए। स्टार्ट करें। हाँ, चलिए। स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रागिनी सरना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी। गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। और आज के इस अंक में हम एक काशी की एक महान विभूति, उनके बारे में हम गुरुजी का एक आर्टिकल निकला था जो कि नादरंग ये पत्रिका में निकला था, जिसके संपादक हैं श्री आलोक पराड़कर जी। तो वो जो महान विभूति है उसे काशी के ही क्या, भारत भर के सभी जितने भी संगीतज्ञ हैं, संगीत जन हैं, संगीत प्रेमी हैं, उनसे परिचित होंगे। उनका नाम है पंडित किशन महाराज जी। तो हम उनको शत शत नमन करते हैं। और पंडित किशन महाराज जी ऐसी शख्सियत थी कि उनके बारे में कौन नहीं जानता है। तो हम गुरुजी ने उनके बारे में एक आर्टिकल लिखा था इस पत्रिका में जो मैंने आपको बताया, नादरंग। तो मैं उसका वाचन करूंगी और फिर उसमें गड़बड़ हो गया, ये नादरंग का नहीं, ये दैनिक जागरण का है। कोई बात नहीं। छोड़ दे इसको ऐसे ही। हाँ, अच्छा, याद ही सब पढ़ा, नादरंग वाला वो उसमें था ना, लिखा ही है नादरंग। हाँ दैनिक जागरण में निकला हाँ था हाँ लेख। हाँ। और ये कौन निकाला था? नहीं बोलने के दैनिक रहते ना। जागरण, दैनिक ठीक, जागरण के वाराणसी अंक में। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक दैनिक है। जागरण में निकला था चलिए ठीक विशेष। है, हाँ, फिर से। कोई नहीं। स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रागिनी सरना हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच है हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी। उनको प्रणाम करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी को भी प्रणाम करती हूँ। आज हम गुरुजी का एक और आलेख लेके प्रस्तुत हुए हैं जो उन्होंने लिखा है। और वो एक ऐसी विभूति के बारे में है जिसे काशी ही क्या, देश भर के सभी संगीतज्ञ और संगीत से जुड़े जो भी लोग हैं सभी, उनके नाम से कौन परिचित नहीं होगा। उनका नाम है आदरणीय पंडित किशन महाराज जी। तो हम उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और तो ये आर्टिकल जो है मैं बता रही थी, गुरुजी ने लिखा है पंडित जी के बारे में। और इसके साथ ही साथ ये जो आर्टिकल निकला था, ये जो एक बहुत ही विख्यात समाचार पत्र है दैनिक जागरण, उसमें प्रकाशित हुआ था। तो मैं उसका वाचन करना चाहूँगी और उसके बाद गुरुजी पंडित किशन महाराज जी के और भी जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में, या जो नहीं भी लिखा है उसके बारे में आप सभी दर्शकों को बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इस आर्टिकल का टॉपिक है, शीर्षक। हाँ, हाँ शीर्षक है काशी के किशन कन्हैया। वाह क्या बात है। यादों का वातायन खुलते ही एक एक कर अनेकों स्मृतियां मन के पटल पर सजीव होती जा रही हैं। आखिर हो भी क्यों ना। एक एक पल
पारस के परस से कंचन जो उठते हैं। अपनी छोटी सी सांगीतिक जीवन यात्रा में बड़े बड़े संगीत दिग्गजों के संपर्क में आने का मुझे मौका मिला, पर पंडित किशन महाराज हमारे कालखंड के एक महामानव थे। तब मैं किशोर था और मौका था काशी के रात्रि पर्यंत चलने वाले सांगीतिक कार्यक्रम का। सितार पर विश्वविख्यात पंडित रविशंकर जी के साथ पंडित किशन महाराज जी को तबले के साथ मंच पर विराजमान देखना किसी स्वप्न की भांति था। उस रात जो कुछ भी हुआ वह काशी के स्वर्णिम संगीत इतिहास में दर्ज है। मैं तो व्याकुल था नजदीक से एक झलक पाने के लिए। किसी कारण से उस दिन वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, तो मेरी मातृ स्वरूपा श्रीमती पूर्णिमा चौधरी, जो प्रख्यात ठुमरी गायिका हैं, मुझे उनके घर ले गई मिलवाने के लिए। डरते डरते उनकी बैठक में पहुंचा तो संगीत के एक छोटे से विद्यार्थी पर उन्होंने जो संगीत वर्षा की वह आज के युग में कदाचित विरल ही है। अनगिनत अवसरों पर जब वो मिलते तो पुरुषोचित गंभीर कंठ से गुंजित हुआ, कैसे हो देवाशीष, रियाज कर रहे हो ना। उनका व्यक्तित्व बाहर से जितना रोबीला दिखता था, अंदर से वे उतने ही स्नेही थे। डरना तो उनके शब्दकोश में था ही नहीं। कोई भी बात कभी भी बुरी लगे तो बेबाकी से कह डालना उनका एक स्वभाव था। व्यक्तित्व का दूसरा पहलू था अपने अपार ज्ञान के भंडार को दूसरों में बांटने की कोशिश। संगीत व संगीततर किसी भी विषय पर उनकी गहरी पकड़ थी। जब कभी उनके सानिध्य में बैठते हमेशा कुछ नया ही सीखने को मिलता। कभी साहित्य और कविता पर उनके विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनते तो कभी बागवानी और बगीचे में अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ पौधों के बारे में बताते। घर में रंगीन मछलियों के एक्वेरियम को उसकी भी बारीकियां समझाते। यहाँ तक कि घर के छज्जे का मरम्मत कसते वक्त एक इंजीनियर पूरी तरह से, मतलब वो खुद मिस्त्री को समझाते थे एक इंजीनियर की तरह। चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, बनारस की मिठाइयाँ, घुड़सवारी समेत शायद ही कोई विधा हो जिसके बारे में उनका ज्ञान असीमित न हो। मेरे प्रति उनका एक अकारण सा स्नेह था। काशी के एक दैनिक समाचार पत्र में उनका विस्तारित साक्षात्कार छपा, जिसमें उनसे देश व काशी के उनके प्रिय गायकों के बारे में प्रश्न पूछा गया था। उनका जवाब था, बनारस में देवाशीष अच्छा गा रहा है। इतना पढ़ते मात्र से मेरे तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। दौड़ता हुआ गया, उनके चरणों में प्रणाम करते ही बोले पंडित किशन महाराज जी बोले, मुझे सुबह से ही कई लोग फोन पर उलाहना दे चुके हैं कि उनका नाम क्यों नहीं लिया गया। मैंने कहा, जो मुझे लगा मैंने कह दिया। आज भी जब उस अखबार की कतरन को देखता हूँ तो लगता है कि मेरे सिर पर कोई हाथ रखकर मेघ मंद्र गंभीर ध्वनि से पूछ रहा है, कैसे हो देवाशीष, रियाज कर रहे हो ना। बरबस ही दोनों हाथ उनके चरणों की ओर बढ़ जाते हैं। क्या बात है। बहुत ही छोटा सा लेख है, लेकिन छोटे से में भी सारी बातें मुझे तो लगता है, मुझे तो समझ में आ गई। लेकिन एक जैसे कि उनके एक महामानव के महाव्यक्तित्व को जी एक छोटे से अंश में प्रस्तुत करना, ये हमारे लिए भी एक चुनौती रही है। जो दैनिक जागरण चूंकि हमको पहले ही बता चुका था कि इतने ही शब्दों में जी इस आलेख को लिखना है। जी, सीमित शब्द सीमा निर्धारित कोई थी। हाँ, एक उनके ही श्रद्धांजलि स्वरूप बहुत सारे आर्टिकल होंगे, उसमें से मुझे भी थोड़ा सा जगह मिला था ऐसा। जाहिर सी बात है, मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं सकता था, लेकिन मैंने छोटे छोटे उल्लेख करते हुए उनके एक छोटा सा चित्र बनाने की कोशिश किया है, जो आप देख ही रहे हैं। तो पीछे से कुछ बातों को क्लियर करते हुए चलते हैं। जी आर्टिकल में सबसे अंत में लिखा हुआ है, वो बनारस में देवाशीष अच्छा गा रहा है वाली बात है जी। ये आर्टिकल संभवतः सहारा, राष्ट्रीय सहारा, उस समय एक अखबार काफी चलता था। उस अखबार में, ये बहुत ही पहले की बात है, हमको बहुत याद नहीं, तो भी हमें लगता है कि 30 साल क्या 35 साल पहले की बात है।
तो उन्होंने 30 साल पहले की बात है, तो वो या 25 से 30 के बीच की बात होगी। तो फिर उन्होंने उसमें वो आर्टिकल उनके ऊपर पूरा फुल पेज का निकला था, मुझे आज भी उसका शीर्षक याद है, 90 साल का राजकुमार। वाह, क्या बात है। अब एक उनके इंटरव्यू पर आधारित था। हम्म उसमें जिन्होंने इंटरव्यू लिया था श्री डॉक्टर गौतम चटर्जी ने, उन्होंने उसके व्यक्तित्व को अलग अनछुए पहलुओं को भी, उनके व्यक्तिगत बातों को भी, सांगीतिक बातों को भी काफी अच्छे से उन्होंने कवर हम्म किया था। हम्म तो ये आर्टिकल हमारे हाथ में लगना ही था, आया। और उससे ही पहले ही हमको रात तक में ही गौतम जी फोन कर चुके थे। बोले ऐसा है, कल सुबह देखना जरूर, महाराज जी ने एक ऐसी बात कही है जो देखते ही तुम्हें बहुत खुशी होगी। तब मैंने कहा अच्छा। क्या कहा है? बोला आप खुद ही देखना। और मैंने उनसे ये भी कहा, बोला कि मैं अगर ये जो आपने कहा है ये पक्का मतलब मैं छापूं ना, हम्म। या फिर उन्होंने दिखाया भी कि देखिए ऐसा मैंने लिखा है, तो उन्होंने अप्रूव किया, बोले हाँ बिल्कुल लिखो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही लिखो। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि जैसे बातचीत करते हुए कोई कुछ कह हाँ दिया हाँ हो, हाँ। बाद में कहेंगे कि नहीं मैंने ये तो नहीं, वो तो उन्होंने उनको कहा, बोले नहीं नहीं लिखो, मैं कह रहा हूँ लिखो। तो अगले दिन सुबह पेपर आया तो मेरा दिल बल यूं उछलने लग गया हम्म कि अरे इतनी बड़ी बात उन्होंने, तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे आज भी याद है वो शब्द, दिल्ली में राजन साजन बहुत अच्छा गा रहे, हालांकि मैंने वो उनके लिए बहुत छोटे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ ऐसा ना, मैं चूंकि जो लिखा था उसकी बोल रहा हूँ। तो पंडित राजन मिश्र जी और पंडित साजन मिश्र जी का नाम उन्होंने लिया हम्म और कहा कि ये अच्छा गा रहे हैं। तुरंत उसके नीचे ही कोलकाता में राशिद अच्छा गा रहा है, तो राशिद को बहुत स्नेह करते थे वो, उसके बारे में कहा। बनारस में भी देवाशीष अच्छा गा रहा है। हम तो आश्चर्यचकित हो गए, इतने लोगों के रहते उन्होंने कैसे मेरा नाम ले लिया, मैं तो बिल्कुल उनके सामने एक नाचीज। वो सब बाद में पता चला कि उनके दिल में मेरे लिए बहुत स्नेह था, तो उन्होंने मौका देखा तो उन्होंने इसको कह डाला। हम्म। और वास्तव में बनारस के कई बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, उनके परिवारजनों तक ने उनको फ़ोन किया और कहा कि चच्चा या बब्बा, वॉटेवर ऐसे ही घर में बुलाया जाता था, अभी दादाजी हैं तो हम्म बब्बा, और हम्म नहीं तो चच्चा, ऐसा, या कोई भी चीज़, जीजा, जो भी अलग अलग लोग थे सब अपना। तो बोले कि हम ना रहली, हम हमार नहीं, हम ना रहली का, हाँ हाँ अब देवाशीष के नाम लेला, हम ना रहली क्या, हमसे सीनियर लोगों ने भी कहा। तो बोले कि नहीं, हमके जौन समझ में आयल हमने कह दिया उसको। जी। तो खैर ये बात मेरे लिए एक बहुत बड़ी, मैंने एक तरह से आशीर्वाद का काम किया। उसके बाद मैंने कहा कि सोचा मन में कि अगर उन्होंने कहा है तो मैं उसको करके भी दिखाऊंगा। हम्म ये बड़े लोग एक ऐसा आशीर्वाद का एक छोटा सा अंश किसी को दे देते हैं, और वो उनके लिए हो सकता है इतनी बड़ी बात न रही हो, एक साधारण सी बात है, लेकिन एक साधारण सी बात किसी व्यक्ति के जीवन में क्या असाधारण महत्व रखता है, ये उस दिन मैंने महसूस किया। जी। मैं उसके योग्य हूँ, काबिल हूँ, नहीं हूँ, बन पाया नहीं, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता कि मैं काबिल हूँ, योग्य हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर एक विश्वास का, एक उनके स्नेह का जो वरद हस्त रख दिया, जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी थाती होगी। पता नहीं कितनी सारी अनगिनत बातें हैं। मुझे सबसे पहले तो तुमको ये कहना है कि तुम्हें उनका जन्मदिन तुमको पता होगा। जी, बिल्कुल। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि महाराज जी का जन्म दिवस 3 सितंबर है और बाई चांस मेरा भी जन्मदिन 3 सितंबर को क्या ही बात। है। तो मुझे भी याद है कि जब उनको पता चला था ऐसा, एक कार्यक्रम में मेरा कार्यक्रम था महामृत्युंजय महोत्सव में पहली बार, और मुझे बहुत मतलब क्या बोल सकते एकदम, उस समय मैं थोड़ी छोटी भी थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने आपको बोला भी था, आप नहीं आए थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अरे महाराज जी आने वाले हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है और ऐसी-ऐसी बातें। लेकिन ख़ैर किसी तरह मैंने गाया और गाने के बाद उन्होंने मुझे एक साड़ी गिफ्ट की थी। आज भी वो साड़ी मेरे पास है और वो आशीर्वाद स्वरूप। और फिर उनको पता चला था और बोले बड़ा अच्छा गाई, अपने गुरु को बोलना कि बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसा करके बोला उन्होंने। और फिर उनको जन्मदिन की जब बात पता चली तो बहुत आशीर्वाद दिए थे मुझे। ये जो तुमने दोनों बातें बताई, जी। दोनों बात से मुझे दो घटना याद आ गई। जी। एक तो पहली बात कि
उनके सामने गाने पर क्या फील होता है। दूसरा तुमने जो बताया कि उन्होंने साड़ी गिफ्ट किया था, तो मैं दोनों में एक छोटी-छोटी बातें बता रहा हूँ। जी, जी। तुम्हारी बात से ही वो याद आया चूँकि मैं भी बहुत जब छोटा था, हो सकता है तुम जिस उम्र में गा रही थी उससे भी कम। ये स्थान था नटराज कला परिषद। जी, एक समय वो सुभाष बाल निकेतन हुआ करता था सिगरा में, कस्तूरबा नगर में। जी। सिन्हा साहब थे, केदारनाथ सिन्हा साहब मेरे जी। पिताजी के अच्छे मित्र थे और बड़े थे उनसे, जी। और मित्र भी थे, मित्रवत भी थे। तो वो मुझे बहुत स्नेह करते थे, तो उन्होंने घर में उनके छत पे एक जगह हुआ करता था जहाँ पे उन्होंने मेरा कार्यक्रम रखा। ठीक है, कार्यक्रम रखा, मैं भी अपना तैयारी-वैयारी करके तबला और तानपुरा ले करके पहले पहुँच गया। पहले तानपुरा लेके जाना पड़ता था ना, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक लेके स्पीकर लेके जाते हैं लोग, लेकिन तानपुरा वगैरह लेके गया और मैं बजा के ही गाता था अमूमन। जी। कभी-कभी किसी दूसरे को दिया, लेकिन अपने ही बजा के खुद गाता था। गाने के लिए बैठा, मुझे राग भी याद है, राग केदार गाने वाला था। चांदनी रात, वो जो बंदिश मैंने तुमको भी सिखाई है, जी, जी। चांदनी रात ये गाने वाला था। और पता चला कि मेरे गाने से थोड़ा-सा पहले महाराज जी आने वाले। अच्छा। अब तो हमारी हिम्मत बिल्कुल वो हो गई। फिर भी हमने कहा कि न ठीक है, तो मैं गाना तो है ही है, अब फँस गए तो क्या करें? सामने आ गए, आके वो ऐसे ही सुंदर पालथी मार के बैठते थे, नीचे बैठे थे और बैठ जाते, बड़े आराम से बैठते जी, थे। जी। नीचे बैठ के ही उन्होंने मेरा मेरा गाना एक बार नहीं 6-7 बार सुना है। ये नहीं कि मेरे लिए ऊँचा कुर्सी लाओ, ऐसा नहीं। विजय राघव पंत जी के यहाँ जहाँ पे तुम तानपुरा बजाई थी, बहुत छोटी थी, जी। उस जगह पर भी वो पूरी देर तक बैठे थे और उसमें मेरा गाना बहुत लंबा हुआ था, अगर तुमको स्मरण होगा। जी। तो उसमें भी 2 घंटा श्री गाना, गाया था आपने हाँ, ना? श्री गाया था मुझे याद मैंने। है। पंडित संतोष मिश्र जी सारंगी पर थे, विनोद विनोद लेले लेले जी जी तबले तबले पर पे थे। थे। जी। 2 घंटा गाना-वाना सुनने के बाद बस वो उम्र थी, ऐसा नहीं था, काफ़ी बड़े ही थे। तड़ाक से उठ के खड़े हो जाते थे कि अच्छा कितने स्मार्ट है इस उम्र बहुत। में भी। तो वहाँ भी बैठते थे, तो बैठ के उनका ये पोज़ रहता था, ऐसे करके गाल में ऐसे उँगली लगा के एकदम आँख से आँख मिला करके ऐसे देख रहे हैं। और उनकी रोबीला व्यक्तित्व और आँख देखते ही तो हमारी तो अंदर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई कि अब मैं कैसे गाऊँगा। तो ख़ैर मैंने अपना एक एक बार उनके साथ कहीं पर मैं उनको, चूँकि कहीं भी जाते थे तो हम लोग पीछे-पीछे जाके वो सुनते थे, बच्चे थे तो, कि क्या बोल रहे हैं। तो एक बार उनको मैंने कहते सुना था कि मंच पर जो बैठता है वो राजा के समान है। उसको दूसरे की परवाह नहीं करना चाहिए कि सामने कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है। मैं उनकी ही बात का स्मरण करके उनकी ओर से दृष्टि मैंने फेर ली कहीं और करके मैंने गाया। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुमको कितना डर लगा जी, होगा। जी। और दूसरी बात क्या हमने कहा है वो, साड़ी वाली अच्छा गिफ्ट जो तुमको मुझे। गिफ्ट वाली, जी। हाँ, ये गिफ्ट मेरे पास भी रखी है एक, और वो एक बहुत अनूठी घटना थी। उनका एक दौहित्र मतलब नाती, बेटी का बेटा, आप सभी लोग उनको जानते हैं। अभी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं, बहुत ही विद्वान कलाकार के रूप में उसकी ख्याति है और बहुत बड़े-बड़े कलाकारों के साथ लगातार बजा रहे प्रसिद्ध कलाकार हैं, जी। शुभ महाराज। शुभ महाराज जब छोटे थे तो महाराज जी उस पर एकदम पूरी तरह अपनी कृपा वर्षा करके रखे थे। जैसे कि सब कुछ सिखाना, उसको सामने रख के रोज रियाज कराना, तैयार करना। जी। तो रेडियो स्टेशन में उस जमाने में जब ग्रेजुएशन का टेस्ट होता था, तो उसमें जो रिकॉर्डिंग माने होती है वो तो सोलो की होती ही थी, प्लस गाने के साथ संगत। मुझे नहीं मालूम कि इंस्ट्रूमेंट के साथ भी होता था कि नहीं, लेकिन गाने के साथ एक संगत जरूर जाती थी। वो भी 15-15 मिनट के 2 जाने थे। नहीं, एक गाने में 1 और इंस्ट्रूमेंट में 1, हाँ, ठीक है। तो 15 मिनट का जो इंस्ट्रूमेंट का था वो उनके ही दामाद नरेंद्र मिश्र, माने शुभ के एक और बेटी उनकी, शुभ की माताजी नहीं, शुभ की माताजी की छोटी बहन अंजलि के हस्बैंड नरेंद्र मिश्रा। तो नरेंद्र मिश्रा उर्फ साजू जिनका नाम है, हमारे दोस्त हैं। तो साजू
का सितार के साथ हुआ और मुझे गाने के लिए बुलाया। तो ऐसा हुआ कि सुबह उनका, उस ज़माने में लैंडलाइन टेलीफ़ोन होता था, तो मेरे पास टेलीफ़ोन आया, बोले क्या कर रहे हो, आज तुम्हें फुर्सत है? हमने कहा अरे आप बताइए तो सही क्या है? नहीं बताओ तुम। तो मैं ऑफ़िस में काम करता था। हमने कहा कि आप मुझे आदेश तो करिए, आप क्यों हमको याद किए हैं, कि क्या आदेश है मेरे लिए बताइए? तो बोले तब एक काम करो, तुम आकाशवाणी चले आओ और वहाँ पे शुभ का मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजना है, तो मैं भी जाऊँगा वहाँ पे और उसका रिकॉर्डिंग अपने सामने करवा लूँगा और वो बजाएगा। फिर मैं उसको ऑडिशन के लिए जो ग्रेड मिलता है, बिहाई, ए, ये सब ग्रेड मिलते हैं, तो वो ग्रेड के लिए भेजना पड़ता है रिकॉर्डिंग। हमने कहा कि बिल्कुल आ जाऊँगा और एकदम शहर से मैं उस दिन छुट्टी लेकर के और आकाशवाणी पहुँच गया। उनको ग्रेडेड आर्टिस्ट भी चाहिए थे, क्योंकि आकाशवाणी में सभी को गाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है ग्रेड। तो मैं ग्रेडेड था ही, ए ग्रेड था। तो ए ग्रेड के आर्टिस्ट के नाते मुझे, मैं तो ए ग्रेड 94 से हूँ। तो वो वहाँ पे गए और मुझे याद है मैं शंकरा गाया। तो उन्होंने कहा कि एक ताल विलंबित तो गाते हैं लोग, तुम कुछ दूसरा गा सकते हो? हमने कहा बिल्कुल, हम झूमरा गाए या तिलवाड़ा गाए, जैसा आप कहिए। झूमरा। तो हमने शंकरा, मेरा प्रिय राग है, मैंने उसी का चयन किया। शंकरा में, झूमरा में आदि महादेव, उसको मैं गाना शुरू किया। शुभ ने बहुत अच्छा संगत किया, बहुत ही अच्छी संगत की। और छोटा ख्याल कौन सा था मुझे याद नहीं, संभवतः एक ताल में थी या जो भी थी, 15 मिनट के लिए। पूरी देर तक फिर वैसे ही बैठे रहे। अब मैं उतना बच्चा नहीं रहा या किशोर नहीं था कि मैं डरूं उनसे। स्नेह का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा हो गया था। डर तो लगना चाहिए, लेकिन डर नहीं लगता था उनसे, क्योंकि उनकी स्नेह वर्षा से मैं बहुत बार अभिसिंचित हो चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं, अब मुझे लगते थे कि वो मेरे ही बुजुर्ग, मेरे ही बड़े हैं, तो मैं उसी अधिकार के साथ बैठ के गाया पूरी देर तक। फिर वही ऐसे ही बैठ करके सुनना, और सुनने के बाद बोले कि 15 मिनट बीत गया, पता ही नहीं चला, इतना अच्छा तुम गा रहे थे। और ये राग शंकरा मुझे भी बहुत पसंद है। और बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया, मैंने प्रणाम किया। तो बोले कि अभी जाना मत। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई। तो स्टेशन डायरेक्टर के कमरे पर सीढ़ी चढ़ के गए, वहाँ पर मुझे फिर बुलाया गया कि आ जाओ। तो मैं वहाँ गया, उनके हाथ से इन्होंने पंडित किशन महाराज जी ने वो एक पजामा के लिए कपड़ा और एक कुर्ते के लिए कपड़ा, ये दोनों लेके गए थे। झोला में से निकालो, झोला आया, निकाला तो फिर उनको हमारे हाथ में उनसे दिलवाए, बोले आप दीजिए इनको। तो वो एक्चुअली दोनों ने मिल करके मुझे दिया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण था, बहुत बड़ा क्षण। ये जो चीज़ें हैं ना, कि वो छोटे बच्चों तक में, किशोर तक में, युवा तक में, सबको, अगर वो विनम्र है, अगर वो संगीत के प्रति प्रतिबद्ध है, समर्पित है, अगर वो अच्छा कलाकार रियाज़ कर रहा हो, ऐसे जूनियर्स को तो जैसे लगता है कि बिल्कुल उनका मन रहता था कि कैसे इसको हम आशीर्वाद दें कि चलेगा। प्रोग्राम देना ना देना वो एक अलग इश्यू, वो देखिए अलग अलग परिस्थितियां होती है, सब होती है, वो अपनी जगह है। लेकिन आशीर्वाद देना उसके मन, आजकल किसे टाइम है? किस कलाकार के पास टाइम है? जाओ तो खाली लोग बोलते कि मेरे आपके साथ एक सेल्फी लेना है या समथिंग, दूसरी ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। एक बार घूम के कैमरे की ओर देखना पसंद नहीं करते। जबकि वो कोई आया हुआ होगा तो वो उनका एक प्रशंसक हो सकता है, वो एक संगीत का विद्यार्थी या विद्यार्थिनी हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। और उस व्यक्ति के पास बहुत समय था इन चीजों के लिए। परिवार के लोग भी आते थे, हाँ, लेकिन अगर कोई उल जलूल बोला तो उसको बाहर का रास्ता भी तुरंत दिखाना रहता था। वो इसी लोग, उन्हीं लोगों से बात करते थे जिनसे उनको अच्छा लगता था। तो संयोग से मुझे, मैं उनका स्नेह धन्य हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं उनके घर में अक्सर गए। तुम गई हो उनके? जी। अच्छा, कब, क्या करने गई थी कभी? कोई? किस लिए गए थे? शायद कोई प्रोग्राम का इनविटेशन कार्ड देने या समथिंग इस तरह का कोई काम के लिए, मतलब बहुत। लेकिन फिर जब गए थे तो बैठाए थे, मतलब। बैठाए थे, ये हाँ मैं देखना चाहता हाँ था, हाँ सुनना हाँ। चाहता था।
चाहते तो बाहर से कर सकते थे कि हाँ ये रहा हाँ कार्ड और ये हाँ रहा हाँ, तुम ये तो जाओ, है, ये तो है। ऐसा वो छोटों के साथ भी नहीं नहीं करते। करते थे जी। बल्कि हमारी एक शिष्या गई, उनसे बोली कि वो पता नहीं कैसे पहुंच गई, जाके बोली कि हमें उस स्कॉलरशिप का सिग्नेचर लेना है, हम्म स्कॉलरशिप के लिए हम्म। रिकमेंडेशन का। जी। तो बोले किससे सीखते हो? तो हम्म। बोले देवाशीष से। बोले तुम्हारे गुरु को कहो आके हमसे मिले। तब चाहते तो दो काम कर सकते थे, या तो कह देते कि मैं ये सब नहीं नहीं देता हूँ, दूंगा, हाँ। और नहीं तो कहते लाओ साइन कर देते, करके कह जाओ। हम्म नहीं, गुरु को खैर वो गए, वो एक इशू था। हम्म लेकिन जो हमको याद आता है कि जब मैं इतना अधिक परिचित नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे साहस करके घर पहुंच गया। दरवाजे पर नॉक किया मैंने, तो उनका दो था, एक एक तो बैठक वाला हिस्सा था, और एक इधर की ओर जहाँ कंठे महाराज जी की मूर्ति लगी है, जी। उनका रियाज का कमरा हम्म कमरा वहाँ पे। तो उधर की ओर नॉक किया, तो उनकी छोटी बेटी अंजलि दीदी जो है वो आई, दरवाजा खोली, बोली क्या काम है? तो हमने बताया कि नहीं, हमें केवल आप मिलना था इसलिए हम आए थे, कोई काम नहीं है। तो बोले तो आप 1 मिनट रुकिए, मैं पूछ के आती हूँ। दरवाज़ा बंद हुआ, वापस गए, फिर 2 मिनट बाद आके बोली कि आइए, उन्होंने कहा है बैठने के लिए, बैठा दिया। फिर वहाँ से जहाँ वो होंगे संभवतः 2 मंजिले पर, वहाँ से उतर करके एक अदने से देवाशीष से मिलने के लिए आना, आके बैठना, हम्म और बैठ करके हालचाल लेना। घरेलू कपड़े में हो सकता है, एक बनियान पहने हो या एक लुंगी पहने हो, हम्म। उसी स्थिति में आराम से बैठ करके उनकी अपनी बातें, अनुभव का ज्ञान देना, ये आज के ज़माने में विरलतम हो गया है, विरलतम है बिल्कुल। फिर उसके बाद कहीं से घर के अंदर से मिठाई और पानी भी आ गया। तो उन्होंने देख के कहा ये मिठाई ये वाली नहीं, इसको ले जाओ मेरे, मैं जहाँ बिस्तर पे है उसके ठीक बगल में एक और डब्बा रखा होगा, उसमें बड़ी अच्छी मिठाई है, कौन सा नाम बताए? बोले कि वो वाली अच्छी मिठाई वो लेके आओ देवाशीष के लिए। हम्म मैं क्या था, मैं कौन के लिए कुछ लेके नहीं गया था, मैं तो हम्म खाली हाथ गया था, जो कि हम्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। मैं चाहता तो एक डिब्बा मिठाई लेके जाता, या बिल्कुल ऐसे ही चला गया था। और इस तरह का स्नेह मिलना, फिर कभी आए तो मालूम चला कि वो अपने सामने वाले एक लॉन नुमा जगह था, वहाँ बैठे हुए। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे चिड़ियों की बातचीत, फिर घोड़ों की बातचीत, कि उनके पास घोड़ा कैसे चढ़ते थे, क्या करते थे, ये सब बातचीत। घुड़सवारी भी, फिर एक्का दौड़। एक्का मतलब होता है एक सिंगल घोड़े की वो। ऐसे तो तांगा आप जानते हो, अब आजकल कहाँ बच्चे नहीं जानते हो, बहुत सारे जो सुन रहे हैं। तांगा मतलब होता है उसमें 2 घोड़े जुटते थे, और बैठने की जगह होती थी, लो मान के चलो कि 4 या 6 लोग उसमें बैठ जाते थे, इधर उधर जगह जी होती थी। जी। एक्का में एक ही व्यक्ति बैठता था, या हो सकता है एक कोई पीछे बैठे, अच्छा। और उसको एक ही व्यक्ति चला रहा होता है, एक ही घोड़ा चलता था। हम्म इसकी एक दौड़ हुआ करती थी जो मैंने देखा नहीं, आज भी मुझे लगता है कि काश ये सब देखने को मिलता। और सुना था मैंने कि वो दूर, उस समय हम लोग के लिए काफी दूर हुआ करता था, आशापुर, सारनाथ, उधर की ओर एक्का दौड़ होता था। और ये संभवतः जहां तक मैंने सुना है, आप भाग लेते थे, मतलब एक्का की दौड़ चलाते थे। भाग चलाते भी थे। घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, क्या चीज नहीं था। एक बार मेरी एक पुस्तक, कौन सी पुस्तक है वो, पहली वाली, स्वतः स्फूर्त। स्वतः स्फूर्त स्वरचित। तो मैं, मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई, मेरे गुरुजी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र, तुमको याद है कहाँ जी। पे हुआ था? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में और विमोचन उद्घाटन, ना। हाँ हाँ जी जी। हाँ हाँ, मेरे गुरुजी। याद है। तुम थी तो उसमें। हाँ। तो वो गुरुजी के उसमें उद्घाटन हुआ, तो मैं उनको बुलाया नहीं था मैंने, फिर मैंने उनको पुस्तक की प्रति भेंट करने के लिए घर गया, जी। ऐसे ही सिर्फ पुस्तक लेके गया था, ये नहीं कि मैं डिब्बा लेके जा रहा हूँ या गिफ्ट लेके जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं अपने आप को लेके जाता हम्म था, पूरी श्रद्धा के साथ, हम्म विनम्रता के साथ उनके पास जाता था। जाके मैंने किताब दिया, किताब उन्होंने देखा, बारीकी से देखा, हम्म एक एक बंदिश को देखा। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी इसमें कविता ये कैसे नहीं, ये कविता में ये मिल क्यों नहीं रहा है, कविता का नियम है ऐसा होना चाहिए, तुक। तो कहा। तो बोले तुकबंदी अगर नहीं होगा तो वो बेतुका कहा जाएगा। ये सब भी छोड़ते थे अपना हम्म कोई न कोई बात ऐसी छोड़ते थे कि वो सुनना चाहते कि देखिए लड़का क्या बोल रहा है। हम्म। तो हमने उनको गा के बताया, हमने कहा कि ये चूंकि गाने की बात है,
तो ये अंतिम शब्द से इसका तुक न मिलते हुए आए शब्द जो है वो 8.5 मात्रा की बंदिश है ना, आए। मधुमाते हाँ, लटपट चलत। लटपट चलत। हाँ, हम्म तो कहा कि चलत के साथ अंतिम वाला क्यों नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा ये आए जो है उसके साथ ये समा रहा है, तो इसलिए ये पीछे मधुमाए हर्षाए हर्षाए ये मिल रहा है उसका। खुश हो गए? अच्छा। बोले, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने अपनी रचना कविता की वो सुनाया। तो अपनी रचना सुनाना, फिर पुराने किसी के एक विशेष हिंदी की रचना जो कि आगे से उलट के एक शब्द को उठा के पीछे कर दिया जाए तो ऐसे होता है वैसे होता है, इतनी सारी चीजें सुनाए कि हम लोग एक ही दिन में लगा कि हम समृद्ध होंगे। तो उनके पास आप जो भी जाता वो जिस स्तर को लेके जाता, बौद्धिक स्तर को लेके, जब लौटता तो उसका बौद्धिक स्तर ऊंचा। और बोलना उनको बहुत पसंद था, बजाना तो पसंद था ही। वो इतने बड़े कलाकार, वो तो मैंने कलकत्ता में देखा है, संगीत रिसर्च एकेडमी में सोलो बजाया उन्होंने। हमें जहाँ तक लगता है 5,000 की भीड़ थी। अच्छा। भयंकर, बहुत ज्यादा, चारों ओर एकदम ठूसे हुए थे लोग। पिन ड्रॉप साइलेंस, खूब लंबा सा सोलो बजाया। अंत में जैसा आप तुमने देखा होगा किससे एंड करते थे मालूम है ना? गणेश परन। गणेश परन से। जी। तो गणानाम गणपति, फिर एक एक शब्द को। बहुत अच्छा, वो तो मैंने तो रिकॉर्डिंग में ही सुना है। हाँ हाँ। हाँ, सामने से तो नहीं और सुना फिर है। वो जो एक शब्द आता है अति विकट, अति विचित्र। अति विचित्र, हाँ हाँ। अति विचित्र। इसके बाद फिर वो धत्ती धत्त ऐसा आपको बजाएंगे पूरा लगता है वही सुनाई पड़ रहा है। वही जी, सुनाई जी, पड़ रहा जी। है। और उसके बाद एक सेकंड के लिए रुके और दूसरों के हंसते हुए जैसे श्रोताओं की ओर कि देखो कैसा निकला है। तुरंत तालियां। इतनी तालियां गड़गड़ाहट खत्म होने के बाद जब वो उठ के खड़े हुए और उसके जाने लगे, ऑटोग्राफ नहीं, फोटो नहीं, सिर्फ उनका चरण का एक स्पर्श लेने के लिए हजारों लोग ऐसे दौड़े जा रहे थे क्या कि हम बात क्या है। नहीं सकते। बिल्कुल। वो नहीं कि मेरा सिग्नेचर रहेगा, मेरे संग्रह में होगा और पता नहीं क्या होगा, फोटो होगा तो कब डिलीट हो जाएगा, वो सब कोई बात ही नहीं। केवल एक बार चरण छूने के लिए वैसा वैसा उन्मादना जो कि पागलपन की तरह था उनके लिए, वो सब मैंने देखा है उनको। और चूंकि उनका व्यक्तित्व बहुत ही रोबीला, एक कंप्लीट म्यूजिशियन। हम तो चूंकि पंडित रविशंकर जी शताब्दी के सबसे महान संगीतज्ञों में जिनकी गिनती होती है, अग्रणी है ऐसा कह सकते हैं, उनके साथ संगत में देखा कैसे कैसे ट्रिक होता था, क्या होता था। खैर वो तो बहुत लंबी बात है, मेरे पास तो ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, एक से ज़्यादा है। लेकिन उनके अंदर ये था कि कोई भी बात जो उनके मन में आती और वो समझते थे कि ये उचित है और जो हो रहा है वो अनुचित है, ये कहने का साहस आज किसी कलाकार में रह नहीं जा रहा है। हर आदमी वाह वाह नमस्ते क्या बात है, आपका जोड़ नहीं। जैसे ये ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर सामने कोई बेसुरा दिख गया गाना गाते हुए तो उसको बुला के बोलेंगे कि सुनो पहले रियाज करो तब मंच पे बैठना। दूसरी ओर अगर अच्छा लग गया तो उसको इतना भरपूर आशीर्वाद दे देंगे कि तुम जो स्वर लगाए आज तो मेरे एकदम कानों से होते हुए दिल तक चला गया, ऐसे बोलते थे। कविता उनके हाथ में ही जैसे लगता था कि कुछ बन ही रहा है हमेशा। क्या लेके गई थी पूर्णिमा चौधरी जी, वो उनके पास संभवतः अपनी कैसेट लेके गए थे कि इसमें महाराज जी इस पर आप अपना एक सिग्नेचर कर दीजिए। तो उन्होंने तुरंत लगे हाथ कहा तुम्हारा नाम पूर्णिमा है तो मैं पूर्णिमा की 16 कलाओं, कहा जाता है ना कि 16 कलाएं होती है पूर्णिमा, 16 कलाओं। अब ये कला शब्द जो है कला से भी है और इससे भी है, ऐसा करके उन्होंने एक लाइन लिखा। ये उनका एक साहित्यिक वो था। हम भी उसमें क्या है ना तो कभी कभी पूछ लेते हैं, हमने कहा कि ये बताइए कि आपने ऐसा कोई चीज नहीं है जो छोड़ा हो, सब पे अपने हाथ वो किया है, ये भी बजाए हैं, मूर्ति भी बनाई अपने गणेश जी की, चित्र भी बनाए बड़े बड़े लोगों के, क्या नहीं किया आपने, सब किया तो गाना क्यों नहीं गए। तो बहुत मुस्कुरा के एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कुछ उन्होंने कहा, खैर उसको मैं यहाँ नहीं रिपीट कर रहा हूँ। तो बोले कि मैं भी कभी गाता था, तो हमें लगा कि हाँ वो गाते भी जरूर होंगे। बिल्कुल, हाँ, सब कुछ किए और तो गाना हम भी। पसंद करते थे। जी। पंडित भीमसेन जोशी जी आए बनारस में, उनका जो एक कार्यक्रम मैंने देखा है
वो अंतिम प्रोग्राम उनका बहुत, तो वो आते नहीं थे जल्दी बनारस में, बहुत जब आए थे तो उन्होंने ही संगत की थी। ऐसा तो हमने बहुतों के साथ देखा है। अगर किसी छोटे के साथ भी बैठ के संगत करते थे तो उसको भी पूरा आदर और स्नेह दोनों देते हुए बात है। ऐसे तो अली अकबर खां साहब के साथ भी, शिव कुमार शर्मा जी के भी साथ भी, रविशंकर जी के साथ तो तमाम बार सुना है, कई बार सुना उनको। इस तरह से लगातार हम लोग उनके, और संकट मोचन में तो पता नहीं कितने कलाकारों के साथ। और जब वो किसी भी समारोह में जाते, जैसे दिया जलाना है या कुछ बोलना है, तो भरपूर बोलते और खुल के बोलते, साहस के साथ बोलते, सत्य बोलते, जो उनको समझ में आता था कि उचित है उसके साथ खड़े होकर के बोलते थे कि नहीं, ये जो किया गया है ये अनुचित है। मंच से वो सामने कहते थे, जिसके बारे में कहते थे वो आकर के कह नहीं सकता कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का पता था। हमें याद है एक बार किसी किसी बात पर उनको कुछ बातें बुरी लगी थी, संगीत जगत की बातें, या उस समय तत्कालीन सरकार के बारे में था, कुछ कुछ बातें थी। तो मुझे याद है ये जो शिवरात्रि महोत्सव होता है ना, अ, जालांध ग्रुप के अंध 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 विद्यालय, विद्यालय में हाँ, जी। तो अंध विद्यालय में वो कार्यक्रम था, पंडित अजय चक्रवर्ती जी थे। तो अजय चक्रवर्ती जी मंच पे बैठ गए, मोहम्मद धौलपुरी जी जहाँ तक मुझे याद है हारमोनियम पर थे, और तबले पर कौन थे हमको याद नहीं आ रहा है, कब के मैं आजकल भूल जाता हूँ। तो जो भी है, बैठे तो इनको उद्घाटन करना ना, उसके बाद थोड़ा बोलने के लिए था कि आप कुछ आशीर्वचन दीजिए। मंच पे खड़े होकर के उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अजय जी को, मतलब अजय चक्रवर्ती जी को, उनको संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दरबारी गाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे स्वर मंडल में आवाज आ रही है। तो मैं अभी जो बोलूंगा वो भी दरबारी के आलाप की तरह ही होगा। पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं अभी लंबा कुछ बोलूंगा। बोलूंगा। वक्तृत्व कला तो उनकी इतनी सिद्ध थी कि अगर सामने वाला ये जान रहा है कि मुझे गाली दिया जा रहा है तब भी वो बैठ के सुनेगा। ऐसी वक्तृत्व कला, ऐसा व्यक्तित्व, और संगीत के लिए हमेशा सोचने वाला। कोई भी बात, हम बनारस के सभी संगीतज्ञ जो थे, छोटे उनसे छोटे बराबर के या और भी नए नए, सब लोग उनको गार्जियन समझते थे, अपना अभिभावक। ये लगता था कि उनके साथ अगर कहीं सांगीतिक रूप से कहीं पर कुछ गलत हुआ तो सीधे जाके बोलेगा। जो छोटा होगा वो कहेगा कि दादाजी, जो कोई बड़ा होगा तो कहेगा चाचा जी, या कोई भैया जीजा जी, जो जिसको बोलना हो। लेकिन उनको लगता था कि ये अभिभावक है संगीत का, इनको जाकर के मैं अपनी समस्या बता सकता हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ है तो वो मैं बता सकता हूँ, और जाके उनसे कह सकता हूँ कि ऐसा हमने कई बार देखा है कि एक आह्वान पर किसी ने जाके कहा कि उनके साथ मेरा, उसके साथ मेरा कुछ अन्याय हो गया है, ऐसा कुछ मेरा हुआ, खड़े हो गए। और उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को, अपने समकक्ष बड़े बड़े कलाकारों तक को बात से उन्होंने सीधा वो कर दिया। सारी घटनाएं मुझे अभी भी जेहन में है, लेकिन मुझे लगता है बहुत हम लोग ज्यादा हो गया क्या। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ऐसे हाँ महान व्यक्तित्व के बारे में, फिर अब कहाँ ऐसी हाँ, चर्चाएं होती मुझे लगता हैं। है इसमें जो जो बातें थी जी। उसके बारे में हम और वही जो मैंने कहा कि कहीं पर भी मिल तो जाते थे गुरुजी, कहते आपका थे। इतना मतलब आपके ऊपर उनका इतना स्नेह था, इसलिए मुझे लगता है कि उनके नाम का जो प्रथम पुरस्कार था वो इसीलिए आपको शायद मिला है। ये शायद उनकी ही इच्छा जी रही होगी। जी, मुझे ऐसा लगता जब है। 100 वर्ष के उपलक्ष्य में एक हम्म। कार्यक्रम उनके घर के लोग, विशेष रूप से अंजलि दीदी ने रखा, जी, तो हम लोग सब लोग गाए थे, हाँ, तो मुझे भी उसमें याद है। उनका ये आया था कि 100 कलाकार होंगे, हम्म तो आप अपने 20 विद्यार्थियों के साथ उसको हम्म। आप करा दीजिए। जी। हमने कहा नहीं, करा नहीं दीजिए, मैं खुद भी बैठूंगा, क्योंकि ये तो श्रद्धांजलि है, बिल्कुल, उनको हाँ। मैं श्रद्धांजलि नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। मैं तो मैं इतना उपकृत हुआ हूँ उनसे जी कि वो, मैं खुद भी बैठा, तुम थी, जी, मैं थी। और बाकी सारे लोग थे। तबले पर पंडित किशोर मिश्रा किशोर जी मिश्र थे। जी थे, जी। और ये जो कार्यक्रम सामने वो बैठे थे, भजन सम्राट
अनूप जलोटा अनूप जी। जलोटा जी, जी। जी। और बहुत लोग, बहुत बहुत कलाकार बैठे बहुत थे बड़े उसमें बड़े तो कलाकार सामने। थे वहाँ पे। वो कौन सा सरोजा जी, पैलेस में जी, जी, हुआ वहाँ था। पे हुआ था। फिर उसमें उसके लिए मैंने एक उनके लिए एक बंदिश बनाई थी। रागिए मन में। हम्म, और उसमें उनके शब्दों को, उनके अक्षरों को, उनके नाम के की, श, न, म, हा, रा, ज, ये इतने शब्दों को लेकर के पिरोते हुए हर एक लाइन, जैसे पहली लाइन की से शुरू हो रहा है, अगला श श से, फिर न से, याद है तुमको? जी, जी, किरणक तकड़ान ना? किरणक तक्रान दिन दिन ना धा दिन ताकत, ये एक चतुरंग है। चतुरंग में 4 अंग होते हैं, कुछ पखावज के बोल, कुछ सरगम, कुछ नृत्य के बोल और कुछ शब्द। इस तरह से 4 अलग अलग अंगों को लेकर के चतुरंग यानी चतुह अंग ये होता है। तो 4 अंगों की ये रचना है, इसमें सभी आपको दिखते हैं। ये मेरी रचना बहुत प्रसिद्ध हो गई और इसको सुनने के बाद अनूप जलोटा जी ने अपने साथ के एक व्यक्ति को कहा कि बोले कि ये कौन है और ये कहाँ रहते हैं, इनका क्या वो है। तो उसने कहा कि ये भेलूपुरा में इस तरह उनका एकेडमी है ये वो। तो बोले कि मैं उनसे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। तब मेरा उसके पास फ़ोन आता है मुकुंद का। जी, जी। तो आके बोले कि आना चाहते हैं आपके यहाँ, बस हमने कहा कब आना चाहते हैं? बोले बस वो निकल रहे हैं, अभी आएंगे। तुरंत आ गए थे अगले हमने कहा दिन। अरे अभी हमको वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगेगा, उनको 2 मिनट तो रोको, नहीं मैं वहाँ पहुँचूंगा तो वो वहीं मिलेंगे ही लेकिन नहीं। आपके आने से पहले आ गए थे। हमारे आने से पहले वो वहाँ पहुँच गए। जी, ये उसी रचना का कमाल था। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, किरणक तक्रान दिन दिन ना धा दिन ताकत, किरणक तक्रान दिन दिन ना धा दिन ताकत, शत शत तुम्हें प्रणाम महाराज, शत शत, ये श से है, शत शत तुम्हें प्रणाम महाराज, नतन नदरे 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 नदे, ये तड़ाने के शब्द है। नतन नदरे 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 नदे तड़रे नदरे ना, किरणक तक्रान दिन दिन ना। उसके बाद सरगम आता है, मगा मधनी मधनी सधा मधनी सा मध सा रे सा, हाथ, महाराज का हाथ, हाथ लिए संगीत ध्वज को। फिर उसके बाद है रा, रात। हाँ रा, रात दिन 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 नागे नाना दिन ताके। ये अलग इसके पीछे कुछ कथा है जो कि तबला वादकों को ज्यादातर लोगों को पता है। वो जो गणेश परन की अभी हमने बात की, अंत का उसका समापन करते थे जी। उसका की व्याख्या उनको एक अलग ढंग से करते थे, वो उनके दिमाग से निकली हुई चीज है। तो उसमें रात दिन वो होता कि दिन दिन नागे नागे नाना तीन ताके, ऐसा मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो दिन दिन नागा नहीं करता, रोज रियाज करता है, तीन ताके उनको देखता है या वो उनकी ओर देख लेते हैं। तो उसके आगे जो नहीं करता है उसके, ऐसा एक व्याख्या है। तो उसी चीज को हमने थोड़ा सा हिंट दिया इसमें, रात दिन 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 नागे नाना दिन ताके, जन्म सफल। हाँ हाँ, ऐसे मतलब तो वो फिर ज से अभी शब्द आया, फिर वो महाराज का ज हाँ लास्ट में। हाँ है। तो ये 8-9 लाइन की जो इस रचना को करने में मुझे लगता है कि उन्हीं की प्रेरणा है। और ये मैं भूल नहीं सकता कि उनका कितना स्नेह मुझे मिला, जो कि मेरे जीवन पथ पे चलने के लिए पाथेय के रूप में मेरे पास आया। पाथेय से आशय है, आप हिंदी के जो विद्वान हैं जानते हैं कि जब कोई एक लंबी यात्रा पर कोई पथिक पथ पे निकल जाता है, रास्ते में निकल जाता है, तो घर से वो थोड़ा खाने की चीजें लेकर के निकल रही। उस जमाने की बात है जब किसी दुकान में नहीं खा सकते दुकान थे। नहीं, अब तो स्विगी हो गया। हाँ, स्विगी और वो ब्लिंकिट और क्या क्या हाँ, इंस्टा क्या क्या हो हाँ, गया। हाँ। तो ये वो कुछ चीजें वो लेकर के निकलता था खाने से संबंधित, अपने साथ में झोले में रख करके कि रास्ते में खाना है। उसको पाथेय बोलते हैं। तो जीवन पथ पे चलने के लिए जो पाथेय के रूप में उनका आशीर्वाद था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है, शायद इसीलिए। फिर उसमें
उसी कार्यक्रम में जिसका मैं अभी ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ये बंदिश सुनाई, तो उसमें उनके नाम का पुरस्कार देना था और चूँकि हम ही लोगों का कार्यक्रम पहले था, तो जो प्रथम किशन महाराज सम्मान जो है, जी, वो मुझे मिला। जी, विद्यार्थियों को सब खड़े थे और सबने उसका एक सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग, प्रेरणास्पद, प्रेरणा स्वरूप था। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में जहाँ भी जाता हूँ, याद करता हूँ, दूसरों को बताता हूँ कि एक कलाकार का दिल कितना बड़ा था और वो एक कला साधक तो थे ही, एक कला गुरु तो थे ही, एक संपूर्ण सांगीतिक व्यक्तित्व था। ऐसे महान व्यक्ति को जितना भी मैं प्रणाम करूं कम है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा निवेदित करता जैसा कि ये आर्टिकल को शुरू करने से पहले नाम था काशी का किशन कन्हैया, तो जन्माष्टमी के दिन ही उनका जन्म भी हुआ था, तो शायद आपने इस तरह का नाम इसीलिए चूज़ किया होगा। और बहुत मतलब महाराज जी का ऐसे आपके मुँह से सुन के कि उनका व्यक्तित्व कितना महान था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में मुझे लगता है कि जो भी जिनको पता होगा, उनको भी फिर से रिवाइज़ सब चीज़ हो गई, क्योंकि कोई भी चीज़ को हमेशा मनन-चिंतन करते रहने से ही वो ही हमारे जीवन में, क्योंकि आजकल इतनी सारी अन्य चीज़ें हैं कि लोग भूल जाते हैं कुछ-कुछ चीज़ें। तो और साथ ही साथ हमारे जो विद्यार्थी हैं या नए हमारे और भी दूसरे लोग भी जो देख रहे होंगे, उनको इनके व्यक्तित्व के बारे में पता चला। तो इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका, धन्यवाद, प्रणाम। और पंडित किशन महाराज जी को भी हम अपनी इस जो हमारा आज का टॉक शो था उसके माध्यम से हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और मुझे लगता है कि आज का अंक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और पुनः सभी दर्शकों को भी धन्यवाद और सभी को हूँ। नमस्कार। नमस्कार। वाह, बहुत बड़ा सा हो गया। कोई भी चीज छोटा नहीं होता अपने ना। रिकॉर्ड हुआ ना? अरे